नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। इस क्लास में हम आदिकाल से बढ़ते हुए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आदिकाल के प्रश्न को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसका इतिहास ग्रंथ है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर हरदयाल का, नारायण चतुर्वेदी का या परशुराम चतुर्वेदी का? कमेंट में अपने उत्तर बताइए कि आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसका इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में यह भी इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमेंट में बताइए कि यह किसका ग्रंथ है। सही उत्तर है इसका नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न मैंने बहुत ही चुन चुन कर बनाए हैं। क्लास को पूरा देखिएगा और अपने नोट्स में इसको नोट करिएगा। जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे तो उन प्रश्नों को आप लोग अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य के अंतर्गत किसे नहीं रखा है? हमीर रासों को, खुमान रासों को, बीसलदेव रासों को या परमाल रासों को? आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य के अंतर्गत किसे नहीं रखा है? इन रचनाओं में से उन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत किसे नहीं रखा है? कमेंट में फटाफट अपने उत्तर दीजिए। हमीर रासों को, खुमान रासों को, बीसलदेव रासों को या परमाल रासों को किसे नहीं रखा इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत? सही उत्तर है हमीर रासो। इसको इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत न रखकर अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। और बाकी ये तीनों जो रचनाएं हैं, खुमान रासो, बीसलदेव रासो और परमाल रासो, इसे इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका जन्म समय सुमेलित नहीं है? सबरपा 780 ईस्वी, लुईपा 773 ईस्वी, डोम्भीपा 740 ईस्वी या कन्हपा 880 ईस्वी? आपको बताना है किसका जन्म समय सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कन्हपा। इसमें कन्हपा का जन्म समय सुमेलित नहीं है। कन्हपा का जन्म समय 820 ईस्वी है, न कि 880 ईस्वी। ठीक है, तो इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, जी हाल मिसकी मकुन तगाफुल दराए नैना बनाए बतिया, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की, ठाकुर की, अमीर खुसरो की या विद्यापति की? जे हाल मिसकी मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ठीक है, आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। यह पंक्तियां कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सही उत्तर है इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की लगभग सभी पंक्तियां परीक्षाओं में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पंक्तियों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बताइए कि अष्टपदी जोग ग्रंथ किसकी रचना है? संत सिंगा की, निपट निरंजन की, पलटू साहब की, हरिदास निरंजनी की? अष्टपदी जोग ग्रंथ जो है किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका हरिदास निरंजनी। अष्टपदी जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जो पूछी जाती हैं वह है ब्रह्म स्तुति, निरपख मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ। ये जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए और बताइए, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चंदायन, पद्मावत, रामचरितमानस या ज्ञानदीप? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कमेंट में अपने उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका पद्मावत। पद्मावत को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
इसमें कुल 57 खंड हैं, 57 खंड हैं, ठीक है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता देखने को मिलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी पूछा जा सकता है कि पद्मावत में किस अलंकार की प्रधानता है, तो वह प्रधानता है उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है। इसका रचना काल जो है, जब इसका लेखन प्रारंभ हुआ था, वह समय था 1520 ईस्वी और इसकी समाप्ति का समय था 1540 ईस्वी, ठीक है। तो 1540 में पूर्ण हुआ था, 1520 से इसका लेखन कार्य आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। पद्मावत की भाषा तो अवधी है, ठीक है। पद्मावत की भाषा तो अवधी है, परंतु लिपि क्या है? देवनागरी है, फारसी है, अरबी है या अवधी है? पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत की भाषा तो अवधी है, लेकिन लिपि क्या है आपको बताना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न के ऊपर। इसका सही उत्तर है फारसी। पद्मावत की जो लिपि है वो फारसी है, भाषा अवधी है लेकिन लिपि जो है फारसी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद को किस घाट की संज्ञा दी गई है? राजघाट यानी कि ज्ञान घाट, पनघट यानी कि उपासना घाट, पंचायती घाट या गौ घाट? रामचरितमानस में शिव पार्वती संवाद को किस घाट की संज्ञा दी गई है? यह प्रश्न यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा राजघाट ज्ञान घाट। इस घाट को जो है शिव पार्वती संवाद जो था, इसको राजघाट की संज्ञा दी गई है, जिसे ज्ञान घाट भी कहा जाता है। वही पनघट की बात करें तो पनघट को जो है कागभुसुंडी और गरुड़ संवाद के नाम से जाना जाता है। पंचायती घाट को जो है याज्ञवल्क्य और गरुड़ संवाद के नाम से जाना जाता है। और यह जो गौ घाट है, इसको तुलसीदास और सकल मानस संवाद के नाम से जाना जाता है। तो रामचरितमानस में कुल 4 संवादों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, तुलसीदास की किस रचना में मंगलाचरण नहीं हुआ है? रामचरितमानस में, जानकी मंगल में, बरवे रामायण में या कवितावली में? तुलसीदास की किस रचना में जो है मंगलाचरण नहीं हुआ है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, किस रचना में मंगलाचरण नहीं हुआ है? सही उत्तर है इसका बरवे रामायण में, इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है। बरवे रामायण का रचना काल जो है 1630 ईस्वी से 1680 ईस्वी के बीच माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 बताइए, केशवदास को कोट का कवि कहने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर विजयपाल सिंह या रामनरेश त्रिपाठी? केशवदास को कोट का कवि किसने कहा है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर विजयपाल सिंह। इन्होंने केशवदास को कोट का कवि कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, सूरदास का जन्म स्थान सीही मानने वाले विद्वान कौन हैं? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र? सूरदास का जन्म स्थान सीही मानने वाले विद्वान कौन हैं? सूरदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ कुछ जो है विद्वान सूकर क्षेत्र यानी सोरो मानते हैं और कुछ विद्वान सीही मानते हैं। आपको बताना है इसमें से सूरदास का जन्म स्थान सीही कौन से विद्वान मानते हैं? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त, ये दोनों विद्वान सूरदास का जन्म स्थान सीही मानते हैं। बाकी श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी सोरो मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या कितनी है? 117, 118, 119 या 120? साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की सही संख्या कितनी है? कमेंट करके अपने उत्तर बताइए।
सही उत्तर है 118। इसमें 118 दृष्टिकूट पदों में अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिए। कभी कभी पूछा जाता है कि इस रचना में किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, और पद संख्या है 118। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 है। रहीमदास की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ है? मदनाष्टक है, दोहावली है, रहीम काव्य है या खेट कौतुक जातकम है? रहीमदास की कौन सी रचना एक ज्योतिष ग्रंथ है? और इसका सही उत्तर है खेट कौतुक जातकम। यह जो है एक फारसी मिश्रित संस्कृत ज्योतिष ग्रंथ है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, गुलाब राय का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, आपको बताना है यह किस विद्वान का कथन है। कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। सही उत्तर है इसका बच्चन सिंह। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पदबद्ध अनुवाद इनमें से कौन सी रचना है? कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता या रतन बावनी? कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, इसका पद्य में अनुवाद इनमें से कौन सी रचना है? कवि प्रिया है, छंदमाला है, विज्ञान गीता है या रतन बावनी है? सही उत्तर है इसका विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरह का काव्य है, तो यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसमें 21 सर्ग हैं और सर्गों को जो है प्रभाव कहा गया है। ठीक है, तो इसमें सर्ग जो हैं प्रभाव के नाम से वर्णित किए गए हैं, यानी 21 प्रभाव है। केशवदास की ये रचनाएं, सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। विज्ञान गीता की बात करें तो इसका समय जो है 1610 ईस्वी है। रतन बावनी की बात करें तो इसका समय 1607 ईस्वी है और कवि प्रिया जो है इसका समय 1601 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। यमुना लहरी किसकी रचना है? ग्वाल कवि की, रसलीन की, सोमनाथ की या देव की? यमुना लहरी किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका ग्वाल कवि की। यमुना लहरी जो है ग्वाल कवि की रचना है। 1822 ईस्वी इसका समय माना जाता है और इसमें जो है यमुना की स्तुति के साथ साथ नव रस एवं सट ऋतु का समावेश भी मिलता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए। बिहारी सतसई की टीका फिरंगे सतसई नाम से किसने लिखी थी? आनंदीलाल शर्मा ने, पद्म सिंह शर्मा ने, अंबिका दत्त व्यास ने या सूरती मिश्र ने? बिहारी सतसई पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई थी और फिरंगे सतसई नाम से किसने टीका लिखी थी? आनंदीलाल शर्मा ने, पद्म सिंह शर्मा ने, अंबिका दत्त व्यास ने या सूरती मिश्र ने? आपको बताना है किसने लिखी थी फिरंगे सतसई नाम से बिहारी सतसई की टीका। सही उत्तर है इसका आनंदीलाल शर्मा। इन्होंने फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। बात करें पद्म सिंह शर्मा की, तो इन्होंने बिहारी सतसई की जो टीका लिखी है वह संजीवनी भाष्य नाम से लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको नोट करिएगा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की टीका जो है संजीवनी भाष्य के नाम से लिखी है। वहीं सूरती मिश्र की बात करें तो इन्होंने अमर चंद्रिका के नाम से जो है बिहारी सतसई की टीका लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
वहीं अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो इन्होंने बिहारी बिहार के नाम से लिखा है। ठीक है, इनका नाम बहुत ही आसान है, पहचान में आ जाता है, बिहारी बिहार के नाम से लिखा है। बाकी और को आप लोग याद रखिएगा। फिरंगे सतसई, आनंदीलाल शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, संजीवनी भाष्य और सूरती मिश्र, अमर चंद्रिका। ठीक है, ये सभी जो है बिहारी सतसई की टीकाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, पारिजात या वैदेही वनवास। कौन सी रचना इसमें से प्रबंध काव्य नहीं है? प्रिय प्रवास है, पद्य प्रसून है, पारिजात है या वैदेही वनवास है? कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की हैं और इसमें से जो पद्य प्रसून रचना है यह जो है प्रबंध काव्य नहीं है। यह इसका समय 1914 ईस्वी है। प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास का जो समय है 1914 ईस्वी ही है और इसमें 17 सर्ग देखने को मिलते हैं, यानी कुल 17 सर्ग हैं। पारिजात की बात करें तो इसका समय 1940 ईस्वी है। ठीक है, और इसमें सर्गों की संख्या 15 है। जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, उनके सर्गों को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि उसमें कितने सर्ग हैं। वैदेही वनवास की बात करें तो इसका भी समय 1940 ईस्वी है और इसमें सर्गों की संख्या 18 है, यानी कि इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? गुणवंत हेमंत, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा या कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? सही उत्तर है इसका गुणवंत हेमंत। यह श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20, निराला की गजलों का संग्रह किस काव्य संग्रह में है? बेला में, नैपत्य में, गीतिका में या गीत गुंज में? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गजलों का संकलन किस काव्य संग्रह में है? बेला में है, नैपत्य में है, गीतिका में है या गीत गुंज में है? यह सभी प्रश्न मैंने बहुत ही चुनकर बनाए हैं। इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। कैसे प्रश्न आपको लग रहे हैं ये भी बताइए, ज़्यादा कठिन हो तो भी बताइएगा, ज़्यादा आसान हो तो भी कमेंट कीजिएगा। और किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं। सही उत्तर है इसका बेला। बेला में जो है निराला के कुछ गजलों का संकलन किया गया है। शुरुआती प्रयोग के लिए इन्होंने कुछ गजलें लिखी थी और बेला में उसका संकलन किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? रेणुका, हुक्का, रसवंती, हुंकार और कुरुक्षेत्र। ठीक है, इन रचनाओं को सही क्रम से आपको लगाना है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में आप बताइए। रेणुका है, रसवंती है, हुंकार है और कुरुक्षेत्र है। रामधारी सिंह दिनकर की इन रचनाओं का सही कालानुक्रम बताना है आपको। समय देखते हैं। सबसे पहले रेणुका की बात करते हैं तो रेणुका जो है 1935 ईस्वी में है। रसवंती की बात करें तो रसवंती जो है 1940 में है। वहीं बात करें हुंकार की तो हुंकार जो है 1938 में है। ठीक है, तो 1938 में हुंकार हो जाएगी। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो यह 1946 में है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुका, हुंकार, रसवंती और कुरुक्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न संख्या 22 है, धार के इधर उधर किस विधा की रचना है? उपन्यास है, यात्रा साहित्य है, कहानी है या काव्य कृति है? धार के इधर उधर किस विधा की रचना है? सही उत्तर है इसका काव्य कृति। यह काव्य कृति हरिवंश राय बच्चन की है, यानी हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह है। 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह। ठीक है, धार के इधर उधर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 है, बालेंदु किसका उपनाम है? नागार्जुन का, शिवमंगल सिंह सुमन का, त्रिलोचन का या केदारनाथ अग्रवाल का? बालेंदु उपनाम से किसने कविताएं लिखी हैं, रचनाएं की हैं?
सही उत्तर है इसका केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु नाम से भी लिखा करते थे। जब यह अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती दौर में थे तो ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद में इस नाम से यह लिखा करते थे, बालेंदु नाम से। ठीक है, तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे प्रश्न बन सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 है। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, मैनेजर पांडे का या गुलाब राय का? नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह। आपको बताना यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है, मैनेजर पांडे ने कहा है या गुलाब राय ने कहा है? इसका सही उत्तर है मैनेजर पांडे। इन्होंने ही कहा है कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस कथन को आप लोग अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। अगला और इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। मैंने इतने ही प्रश्न बनाए थे, लेकिन सभी प्रश्न आपको, बहुत ही नए प्रश्न आपको देखने को मिले। कितने प्रश्न 25 प्रश्नों में से सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आग हर चीज में बताई गई थी किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगूड़ी की, श्रीकांत वर्मा की, चंद्रकांत देवताले की या धूमिल की? आग हर चीज में बताई गई थी, यह किसकी काव्य कृति है? कोशिश करिए यह अंतिम प्रश्न आपका जरूर सही हो। सही उत्तर है इसका चंद्रकांत देवताले। यह इनकी कृति है। आग हर चीज में बताई गई थी, 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है यह। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ। और कौन से टॉपिक पे आपको प्रश्न चाहिए तो कमेंट में आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।